नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश याग आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की शानदार सी श्रृंखला में। प्यारे साथियों, आज मनोविज्ञान विषय को लेकर अपन कक्षाओं का आगाज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बिना मनोविज्ञान को अच्छे से अध्ययन किए आप सिलेक्शन या चयन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस विषय की कितनी महत्वपूर्णता है और जरूरी हो जाता है कि एक व्यवस्थित और विधिवत तरीके से पूरी तारतम्यता बना के अपन इसकी तैयारी करें। प्यारे साथियों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए विगत जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके अंदर एग्जामिनर ने कहां कहां से और किस तरीके से प्रश्न बनाए हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी आगे की सभी कक्षाएं जो है वह रहने वाली है। इसलिए आप बढ़िया तरीके से जो है मनोविज्ञान को पढ़िए और शानदार तरीके से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। ये नोट्स आपके प्रत्येक स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सारगर्भित रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज अपन बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की, लेकिन अब चूंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं इसलिए आपके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर आप डॉक्टर बनने वाले होते तो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते। समझ रहे? तो आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वहां पर आपको उसी प्रकार के मनोविज्ञान को पढ़ना है, क्योंकि मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है ना वह अत्यंत व्यापक हो चुका है। आज लगभग लगभग दुनिया के प्रत्येक व्यवसाय के अंदर, दुनिया के प्रत्येक बिजनेस प्रोफेशन के अंदर जो है वो मनोविज्ञान को काम में लिया जाता है। इसलिए प्यारे साथियों, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना और समझना पड़ेगा। देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले शिक्षा और मनोविज्ञान इन दो शब्दों की। देखिए, आपको यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, हालांकि इसका अपन आगे भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक समझिएगा, मैं मोटे तौर पे बताता हूं। हम शिक्षा को अलग समझते हैं, मनोविज्ञान को अलग समझते हैं। तो पहला पार्ट हमारा ये होता है कि हम मनोविज्ञान के बारे में जाने कि मनोविज्ञान क्या है, चूंकि अपन साइकोलॉजी पढ़ने आए हैं। दूसरा पार्ट हमारा रहता है कि शिक्षा क्या है, इसको विभिन्न विद्वानों ने किस तरीके से परिभाषित किया है, महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, जॉन डीवी क्या कहते हैं, विक्टर हुगो क्या कहते हैं, वो तमाम बातें अपन शिक्षा के अंदर बात करते हैं। फिर देखिए, दोनों को मिला दिया जाता है, शिक्षा और मनोविज्ञान को, फिर हमारा विषय बनता है जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसलिए आगे की बात है, लेकिन मैं यहां कर रहा हूं। यदि कोई पूछ ले कि मनोविज्ञान क्या है, तो आप एक वर्ड या एक लाइन में कहते हैं कि दिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। यह व्यवहार का अध्ययन है। यह व्यवहार का क्या है? अध्ययन बोल दो, या व्यवहार का विज्ञान है। जबकि शिक्षा क्या है? हम शिक्षा किसको कहेंगे? तो याद रखना, ये विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन लाने की क्रिया है। विद्यार्थी विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन परिमार्जन लाने वाली क्रिया, यानी विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन लाने वाली क्रिया। प्यारे साथियों, समझिएगा, यहां पर शिक्षा तो है विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन लाने वाली क्रिया, और मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन। अर्थात यदि मैं एक लाइन में परिभाषित करना चाहूं शिक्षा मनोविज्ञान को, तो क्या एक उचित परिभाषा हो सकती है? तो आप कहेंगे कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। हालांकि ये चर्चा पुनः आगे करेंगे, लेकिन यहां पर यह समझना बखूबी आप लोगों के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ओके, यहां तक ठीक है। तो अब मैंने कहा कि अपन सबसे पहले जो है ना वह किसके ऊपर चर्चा करेंगे? अपन मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे, साइकोलॉजी के ऊपर। मनोविज्ञान मनोविज्ञान की बात करना बेहद जरूरी है। प्यारे साथियों, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहूंगा, वह चीज समझना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, जिसको आप आज मनोविज्ञान कहते हैं, ये ज्यादा पुराना विषय नहीं रहा है। हालांकि ऐसा सा कुछ विषय आज से 2500 साल पहले तक भी चलता था। अब समझिएगा मेरी बात को। मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान ने हमेशा से मनुष्य को समायोजित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं पर शिक्षा तो आप देखिए कब से चली आ रही है, प्राचीन परंपरा से जो है वह शिक्षा या एजुकेशन चला आ रहा है। प्यारे साथियों, यहां पर एक समझने की बात है कि आप आज देखते हैं कि विद्यालय के लिए बच्चा इतना संकुचित नहीं होता है। जब विद्यालय जाने की बात आती है तो बच्चा खुशी खुशी विद्यालय चला जाता है। लेकिन अगर आज से 20, 30, 50 साल पहले की बात करूं, आप अपने घर में अपने दादाजी से, अपने पिताजी से बहुत बार आप लोगों ने इस तरीके की बात सुनी होगी कि हमारे समय तो गुरुजी का इतना डर होता था कि गुरुजी जब गली में आते तो हम गली भी चेंज कर लेते थे, छुप जाते थे, विद्यालय के नाम पे बच्चे डरते थे। ऐसा क्यों था?
शिक्षा तो थी, लेकिन याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान नहीं था। मनोविज्ञान ने शिक्षा को इतना बेहद तरीके से स्थापित किया कि आज बच्चे रुचि लेने लगे विद्यालय। आप सोच के देखिए, किंडरगार्टन स्कूल जो होते हैं ना, प्ले स्कूल जिनको कहते हैं, प्ले स्कूल के अंदर देखो बच्चा कितना रुचि से खेलता है, उसका घर पे इतना मन नहीं लगता जितना प्ले स्कूल में लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां पर शिक्षा के अंदर मनोविज्ञान को डाल दिया गया है। इसलिए ध्यान रखना प्यारे साथियों, आज जो कुछ शिक्षा है, इस शिक्षा में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। इसी को लेकर तो बी एन झा साहब ने कितनी बड़ी बात कही कि शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। ये बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, यानी शिक्षा बिना मनोविज्ञान के पूर्ण नहीं हो सकती। तो हम उसी मनोविज्ञान को जानने की बात करेंगे कि ये मनोविज्ञान क्या है, कहां से आया। देखिए यहां पर आपको एक व्यक्ति, जिसको मैं यूं मान के चलिएगा मनोविज्ञान का भगवान श्री गणेश कहता हूं, उसका नाम याद रखना है, हरमन एबिंगहॉस। क्या नाम है प्यारे साथियों? हरमन एबिंगहॉस। हरमन एबिंगहॉस। देखिए ये नाम आपके लिए बेहद जरूरी है, हरमन एबिंगहॉस का नाम। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इस व्यक्ति ने एक शानदार सा स्टेटमेंट दिया, भाई कहीं अपन को कुछ ऐसी चीज तो, क्लू तो मिले ना, जिसको अपन पकड़ के आगे की जो पूरी कक्षाएं उनको संचालित करें या आगे की चर्चा को संचालित करें। तो हमारे पास हरमन एबिंगहॉस साहब का एक स्टेटमेंट आता है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है इनका। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, लेकिन मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। तो देखिए अब यहीं से हमारी बात स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, परंतु इतिहास बहुत छोटा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है, इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, परंतु मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। ऐसा किसने कहा? हरमन एबिंगहॉस ने। यहां पर दो बड़ी बातें कह दी उन्होंने। एक तो अतीत बहुत लंबा है, अतीत की बात आप कह सकते हैं, अतीत यानी पास्ट, जहां से पैदा हुआ है मनोविज्ञान। इतिहास यानी हिस्ट्री। आप समझिएगा मेरी बात को। अपन इन दो शब्दों को उठा लेते हैं, एक तो हम समझेंगे किसको? अतीत को, और एक अपन समझेंगे किसको? इतिहास को। देखिएगा, अगर आपको मनोविज्ञान के अतीत को समझना है, किसको समझना है? मनोविज्ञान के अतीत को समझना है, तो प्यारे साथियों आपको चलना पड़ेगा कहां पर? आपको चलना पड़ेगा दार्शनिक युग में। कहां जाना पड़ेगा? दार्शनिक युग में जाना पड़ेगा। दार्शनिक युग, फिलोसफर एरा जिसको बोलते हैं, यानी ऐसा युग जहां पर व्यवसायिक विषय नहीं चलते थे, वहां पर उस युग में केवल एक ही विषय चलता था, और उस विषय का नाम था दर्शन शास्त्र। क्या नाम था प्यारे साथियों? दर्शन शास्त्र। ये ध्यान रखिएगा। क्या बात करी हमने? हमने कहा कि अतीत की चर्चा करेंगे, और अतीत यानी दार्शनिक युग। दार्शनिक युग की अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों मोटा मोटी भी चौथी पांचवी सदी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं। यानी जहां पर विषय के नाम पर व्यवसायिक विषय नहीं है, विषय के नाम पर एक ही विषय है, और वह है कौन सा? दर्शन शास्त्र, फिलोसफी। और प्यारे साथियों इस दर्शन शास्त्र को पढ़ाने वाले जो कहलाते थे, उनको हम क्या कहते थे? दार्शनिक। जैसे आज आप अध्यापक कहते हैं ना, तो उस समय इन लोगों को जो पढ़ाता था उनको क्या कहते थे? दार्शनिक कहते थे। क्या कहते थे? दार्शनिक। तो हमने कहा दार्शनिक युग में एक विषय है दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र को पढ़ाने वाले क्या कहलाते थे? दार्शनिक। जब भी दार्शनिकों की बात आएगी तो तीन दार्शनिकों के नाम आपको बहुत जरूरी याद रखने हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुकरात। क्या नाम है प्यारे साथियों? सुकरात। एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है प्लेटो। क्या नाम है? प्लेटो। और एक व्यक्ति का नाम याद रखना है प्यारे साथियों, अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीन लोग बेहद जरूरी नाम है आपके लिए। वहीं पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस दार्शनिक युग में ये जो दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी, उस शाखा का नाम है प्यारे साथियों मना दर्शन। क्या नाम है? मना दर्शन। मना दर्शन उस शाखा का नाम है। समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या कहा कि दार्शनिक युग में दर्शन शास्त्र विषय को पढ़ाने वाले दार्शनिक कहलाते थे। तीन बड़े दार्शनिकों के नाम आपको याद रखने हैं, और इस दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी मना दर्शन, अर्थात मन का दर्शन। अब समझिएगा प्यारे साथियों, आज जिसको आप मनोविज्ञान कहते हैं, आज जिसको आप मनोविज्ञान कहते हैं, उसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? मना दर्शन कहा जाता था। तो ये एक अच्छा प्रश्न आपके सामने निकल कर आ जाता है कि यदि पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का प्राचीन नाम क्या था? आधुनिक मनोविज्ञान का
प्राचीन नाम क्या था? आज जिसको आप मनोविज्ञान कहते हैं उसका प्राचीन नाम क्या था? तो प्यारे साथियों आपको कहना पड़ेगा मनादर्शन। क्या कहेंगे? मनादर्शन। यहां तक की चीज क्लियर है ना सभी को? यहां तक चीज क्लियर है ना? एक बार फिर से देख लो। हरमन एबिंगहॉस कहते हैं कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। हम अतीत पढ़ने गए, अतीत को देखा तो हमने कहा दार्शनिक युग की बात होगी। दार्शनिक युग में एक विषय चलता था दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को पढ़ाने वाले कहलाते थे दार्शनिक। दार्शनिकों में 3 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इसी दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी मनादर्शन। आज जो मनोविज्ञान है उसको उस समय क्या कहा जाता था? मनादर्शन। अर्थात कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि आज जो मनोविज्ञान में आप बातें करते हैं कुछ इससे मिलती जुलती बातें उस समय मना दर्शन में की जाती थी और वो मना दर्शन शाखा हुआ करती थी किसकी? दर्शन शास्त्र की। तो यहां से 2 अच्छे प्रश्न निकल कर आ गए। पहला प्रश्न तो ये निकला, बताओ मनोविज्ञान का प्राचीन नाम क्या है? तो आपने कह दिया सर मना दर्शन। लेकिन यदि यही प्रश्न ये आ जाए कि ये जो आधुनिक मनोविज्ञान है, इस आधुनिक मनोविज्ञान की जननी कौन है, जननी किसे कहा जाएगा? तो प्यारे साथियों बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको उत्तर देना है कि आधुनिक मनोविज्ञान की जननी जो है वो किसको कहा जाएगा? दर्शन शास्त्र को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? दर्शन शास्त्र। यहां तक की बात क्लियर होगी ना सभी को? ओके है ना? ठीक है, अब आ जाइए इधर इन 3 दार्शनिकों की चर्चा करते हैं। देखिएगा, जब बात दार्शनिक युग की कर रहे हैं तो सुकरात का नाम न ले, ये बहुत बड़ी यूं कह सकते हैं विडंबना हो सकती है। सुकरात साहब, क्योंकि आप सभी जानते हैं दुनिया के बहुत बड़े अध्यापक और बहुत बड़े गुरुओं में इनका नाम आता है। आज मान के चलिए उस समय, मैं आज से 4वीं सदी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, लगभग 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं, जिस समय कोई सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन फिर भी सुकरात साहब की फैन फॉलोइंग बहुत शानदार थी। बहुत से लोग जो है, बहुत से युवा, यू मान के चलो यूनान के, एथेंस के जो युवा थे वो सब किसके विचारों से प्रभावित थे? सुकरात। सुकरात साहब अगर कह देते तो विचारों की क्रांति आ जाती थी युवाओं में। ऐसे में प्यारे साथियों सुकरात साहब के ऊपर जो है वहां के तत्कालीन जो महाराज थे, राजा थे, उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा लगाया और जेल में डाल दिया। और कहा जाता है कि जेल के अंदर इनको विष का प्याला दे दिया गया था, जहर देकर मार दिया गया था। उस समय जेल जाने से पहले इन्होंने 2-3 बड़ी बातें करी थी। इन्होंने अपने शिष्यों को बिठाया और शिष्यों को कहा कि हे प्यारे विद्यार्थियों, आज मनुष्य केवल 2 ही चीजों की खोज करना चाह रहा है। 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2 ही चीजों के पीछे पड़ा है और 2 ही चीजों को जानना चाहता है कि ईश्वर क्या है और प्रकृति क्या है। यानी ईश्वर और प्रकृति की खोज कर रहा है मनुष्य। लेकिन सुकरात साहब ने कहा कि मनुष्य को स्वयं को जानने की भी जरूरत है। आप ईश्वर को जान गए, आप प्रकृति को जाने, और अगर आपने स्वयं को नहीं जाना तो आपने किसी भी चीज को नहीं जाना। ये बात किसने कही? सुकरात ने। तो यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि वह कौन व्यक्ति है जिसने कहा कि मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर तीनों को पृथक नहीं किया जा सकता, ये तीनों आपस में बहुत ही बढ़िया तरीके से संयोजित है। इसलिए प्रश्न बनेगा क्या कि मनुष्य को स्वयं को जानने की जरूरत है, ये विचार किसने दिया? मनुष्य को स्वयं को जानने की जरूरत है, मनुष्य को स्वयं को जानने की जरूरत है। ये बात किसने कही? ये बात किसने कही? तो याद रखेंगे सुकरात साहब ने। किसने कही? सुकरात ने। लेकिन फिर कहते हैं कि ये सारा एपिसोड हो गया था। उसके पश्चात इनका संस्थान किसने संभाला? प्लेटो ने। किसने संभाला प्यारे साथियों? प्लेटो ने। और वही हुआ कि साहब जो सुकरात साहब के शिष्य थे वो नहीं समझ पाए कि सुकरात क्या कहना चाह रहे थे, उनकी बात को नहीं समझ पाए। तो वो प्लेटो से मिलते हैं कि गुरुदेव बताइए, क्योंकि प्लेटो जो है वो सीनियर शिष्य हुआ करते थे सुकरात के। प्लेटो सीनियर स्टूडेंट हुआ करते थे, आज्ञाकारी शिष्य हुआ करते थे सुकरात के। प्लेटो से पूछा गुरुदेव बताइए क्या कहना चाहते थे सुकरात साहब? तो प्लेटो कहते हैं कि गुरुदेव का कहना था कि स्वयं को जानने का मतलब है आत्मा को जानो, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। यहां पर 2 प्रश्न बन गए कि बताइए किसने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है? आत्मा ही परमात्मा है। तो याद रखना ये कथन कहने वाले कौन हुए हैं? प्लेटो। इसको और किस तरीके से एग्जामिनर ने पूछा है? एग्जामिनर ने पूछा है कि बताइए आत्मा का सर्वप्रथम विचार देने का श्रेय किसको दिया जाता है? आत्मा का सर्वप्रथम विचार देने का श्रेय दिया जाता है प्लेटो को। किसको दिया जाता है? प्लेटो को। अब चक्कर वही पड़ गया। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ये तो ठीक है, लेकिन ये आत्मा क्या है, हम किसको कहेंगे आत्मा? तो प्लेटो साहब बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको परिभाषित कर रहे हैं। देखिए कैसे। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की नाभि से निकली तृष्णा, मनुष्य की नाभि से निकली तृष्णा, मनुष्य की हृदय से निकले भाव,
मनुष्य के हृदय से निकले भाव और मनुष्य के मस्तिष्क के विचार अगर ये तीनों आपस में जुड़ जाएं, एक रूप हो जाएं, एक रूप हो जाए तो एक रूप हो जाना क्या कहलाता है प्यारे साथियों? आत्मा कहलाता है। कितनी बढ़िया तरीके से बताई इन्होंने कहा कि मनुष्य की नाभि की तृष्णा, आपको किसी भी चीज का एहसास होगा तो सबसे पहले तृष्णा जगेगी। तृष्णा आपको कौन एहसास करवाती है? नाभि। नाभि मैसेज देती है हृदय को, हृदय के इमोशन से जुड़ते हैं, भाव जुड़ते हैं, और फिर दोनों चीजें जाती है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क अपने विचार उसमें समावेश करता है। जब तीनों चीजें मिल जाती है तो मनुष्य का व्यवहार बनता है, और यह व्यवहार ही उसकी आत्मा है। ऐसा किसने कहा? प्लेटो ने कहा। लेकिन यदि यहां से एक प्रश्न बन जाए कि बताइए आत्मा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? देन योर आंसर इज प्लेटो। लेकिन यदि प्रश्न बन जाए कि आत्मा का सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो अरस्तु को। किसको दिया जाता है? अरस्तु को। तो यहां पर क्या प्रश्न बनेगा कि आत्मा का सर्वप्रथम अध्ययन, आत्मा का सर्वप्रथम अध्ययन करने का यदि किसी ने काम किया है तो वह काम किसने किया है? अरस्तु ने। और इसलिए कौन सी पुस्तक में इन्होंने आत्मा को बहुत व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया, तो वह पुस्तक का नाम याद रखना है प्यारे साथियों, डी एनिमा। कौन सी बुक है? डी एनिमा नामक बुक, विच इज रिटन बाय अरस्तु, जो है इन्होंने आत्मा का सर्वप्रथम अध्ययन किया। इसलिए प्यारे साथियों यहां से 2-3 क्रांतिकारी प्रश्न बन गए, समझिएगा। और वह प्रश्न क्या है? यदि प्रश्न आ जाए कि आधुनिक प्राचीन मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, प्रश्न आ जाए प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, अगर यह प्रश्न बन जाए तो प्यारे साथियों नन अदर देन अरस्तु, अरस्तु आंसर होगा। क्या आंसर होगा? अरस्तु। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हूं, आजकल एग्जामिनर इतने आसान प्रश्न नहीं पूछता है। एग्जामिनर ने घुमाया है, प्रश्न पूछा है। यहां से एग्जामिनर ने पूछा है कि बताइए वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने अरस्तु को सबसे पहले प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहा। याद रखिएगा, ऐसा कहने वाले कौन हुए हैं? स्किनर। कौन हुए हैं? ऐसा सर्वप्रथम किसने कहा था प्यारे साथियों? ऐसा सर्वप्रथम स्किनर ने कहा था। ऐसा सर्वप्रथम किसने कहा? स्किनर, बीएफ स्किनर ने कहा। अभिकर्मित अनुदेशन के जनक है, अपन आगे पढ़ेंगे। बीएफ स्किनर ने ऐसा सबसे पहले कहा। यानी आज सभी मनोवैज्ञानिक प्राचीन मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए हैं? स्किनर हुए हैं। कौन हुए हैं? स्किनर। लेकिन यदि एग्जामिनर इसी प्रश्न को घुमा के पूछेगा तो वह आपसे पूछेगा कि बताइए कोल्सनिक के अनुसार, किसके अनुसार? कोल्सनिक के अनुसार, कोल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, कोल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक, तो आपका आंसर बनेगा कोल्सनिक। प्यारे साथियों प्लेटो के भक्त हैं और ये कहते हैं कि जिसने आत्मा का सर्वप्रथम विचार दिया वही मनोविज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक होगा, ऐसा कोल्सनिक का मानना है। जबकि स्किनर किसको मानते हैं? अरस्तु को मानते हैं। अब समझिएगा, इससे बाहर अतीत में प्रश्न नहीं बनाया एग्जामिनर। अगर आपको मनोविज्ञान का यह अतीत समझ में आ गया, इतनी कहानी समझ में आ गई, तो निश्चित तौर पर मेरा पूरा भरोसा है कि एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अब समझिएगा एक बार पूरी कहानी को, अब तक क्या चर्चाएं चली है। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के, सर ये मनोविज्ञान आया तो आया कैसे? ये मनोविज्ञान ने अपना वर्तमान स्वरूप धारण किया तो धारण कैसे किया? तो हमने इसकी खोज करना शुरू करी और खोज करते करते हम पहुंच गए दार्शनिक युग में। दार्शनिक युग में खड़े थे कौन? दार्शनिक, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान लोग। और दार्शनिक युग में हमने कहा कि उस समय केवल एक ही विषय पढ़ाया जाता था और उस विषय का नाम था दर्शन शास्त्र। और इस दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी, एक ब्रांच हुआ करती थी जिसका नाम था मना दर्शन। आज जिसको आप मनोविज्ञान कहते हैं, उस समय वह मना दर्शन में पढ़ी जाती थी। इसलिए यदि प्रश्न आ जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का प्राचीन नाम क्या है, देन योर आंसर होगा कि मना दर्शन। लेकिन वहीं पे प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, अर्थात मनोविज्ञान ने किसके गर्भ से जन्म लिया है, तो आपका आंसर बनेगा दर्शन शास्त्र। फिर हमने बात करी तीनों दार्शनिकों की। हमने सबसे पहले कहा कि मनुष्य को क्षम को जानने की जरूरत है, ये विचार किसने दिया? ये सुकरात ने दिया। और यदि प्रश्न बन जाए कि सुकरात का ये विचार देने का श्रेय क्यों था, क्यों जरूरी हो गया था सुकरात के लिए? जरूरी इसलिए हो गया था कि मनुष्य उस समय केवल दो ही चीजों के पीछे पड़ा रहता था कि भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है और प्रकृति क्या है। लेकिन सुकरात ने कहा कि इन दो चीजों को जान लिया लेकिन खुद को नहीं जाना तो तुम कुछ नहीं जान पाओगे। इसलिए मनुष्य को क्षम को जानने की जरूरत है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि सुकरात साहब के साथ ट्रेजेडी होती है, और ट्रेजेडी के पश्चात प्यारे साथियों आपको याद रखना है कि प्लेटो आते हैं। कौन? प्लेटो आते हैं। और प्लेटो ने जो है सबसे पहले किसका विचार दे दिया? आत्मा का विचार। इसका विचार दिया प्यारे साथियों, आत्मा का विचार दिया। और ध्यान रखना, पूछा गया कि आत्मा क्या है,
तो इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि मनुष्य की नाभि की तृष्णा, हृदय के भाव और मस्तिष्क के विचार, जब ये तीनों चीजें एक रूप हो जाए तो आत्मा का रूप धारण कर लेती है। लेकिन आत्मा का विचार तो इन्होंने दिया, लेकिन यदि प्रश्न बन जाए कि आत्मा का सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा नन अदर देन अरस्तु। कौन होगा? अरस्तु जो है वह सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करते हैं। और कौन सी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने आत्मा को विश्लेषित किया? इनकी पुस्तक डी एनिमा। तो प्रश्न बन जाता है प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपका आंसर बनेगा अरस्तु। कौन है? अरस्तु। लेकिन ऐसा कहने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए हैं? स्किनर हुए हैं। यदि प्रश्न आ जाए कोल्सनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो हम कहेंगे प्लेटो, क्योंकि कोल्सनिक कहते हैं कि जिस आदमी ने सबसे पहले आत्मा का विचार दिया होगा वही क्या होगा, वही इसका जो है वो जनक होगा। तो प्यारे साथियों, ये पूरी बात एक स्लाइड के अंदर आपके सामने आ चुकी है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बढ़िया तरीके से दिख रहा है और समझ में आ रहा है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पूरे अतीत की कहानी को एक ही चार्ट में आपको इस तरीके से समझ जाना है। बढ़े आगे, ठीक है। अब वापिस चलते हैं हरमन एबिंगहॉस के स्टेटमेंट पे, जहां पर हरमन एबिंगहॉस क्या कहते हैं कि अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। अतीत की तमाम बातें कर ली, अब चलते हैं मित्रों इतिहास की तरफ। कहां चलते हैं? इतिहास की तरफ। और इतिहास किसका? मनोविज्ञान का। देखिए, अगर बात करें इतिहास की तो यहां पर बहुत ही रोचक हो जाता है ये जानना कि एक तो आपको स्टेटमेंट जिस तरीके से आपने अतीत को प्रारंभ किया था हरमन एबिंगहॉस के कथन के साथ, वैसे इतिहास को प्रारंभ करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कथन देता हूं। वो कथन बहुत जरूरी है, जिनका नाम है प्यारे साथियों वुडवर्थ। क्या नाम है? वुडवर्थ। वुडवर्थ जो है इन्होंने 1945 में, कब प्यारे साथियों? 1945 में एक परिभाषा दी जिसे मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा की परिभाषा कहा गया। क्या कहा गया? मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा की परिभाषा कहा गया। अर्थात एक ऐसी परिभाषा दे दी जिसके अंदर मनोविज्ञान की तमाम जीवन की पूरी क्या थी, उसकी अर्थ, उसकी यात्रा का पूरा वृत्तांत था। इसलिए प्यारे साथियों इस परिभाषा को किस नाम से जाना गया? अर्थ यात्रा। और वह परिभाषा क्या थी वह समझिए। परिभाषा थी सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने, सर्वप्रथम, आप कहेंगे सर ये परिभाषा से क्या हो जाएगा, तो समझिएगा 2 सेकंड में। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का त्याग किया। फिर मनोविज्ञान ने मन व मस्तिष्क का त्याग किया। मन व मस्तिष्क का त्याग किया। फिर मनोविज्ञान ने चेतना का त्याग किया। कॉन्शियसनेस, चेतना का त्याग किया। वर्तमान में यह व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्थापित हो चुका है। अध्ययन के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्तमान में यह व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्थापित हो चुका है। अब समझिएगा, आप कहेंगे सर जरूरत क्या पड़ी हमें यहाँ पर ये सब चीजें लिखने और समझने, तो अभी बता देता हूं क्या जरूरत। आ जाइए मित्रों, सबसे पहले आप इसको कवर अप करेंगे आत्मा को, उसके बाद हम मन मस्तिष्क को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम चेतना को कवर अप करेंगे, आफ्टर देन हम व्यवहार की बात करेंगे। देखिएगा पूरा का पूरा इतिहास इस परिभाषा में क्लियर हो जाता है, क्योंकि परिभाषा प्यारे साथियों अपने आप में किसकी परिभाषा है? ये मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा। अक्षर छोटे तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता, हाँ अब ठीक है। तो देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। यहां से एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, आज जो मनोविज्ञान आपको दिख रहा है ना, व्यवहार का विज्ञान, ऐसा मनोविज्ञान नहीं था। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही कहा गया था। आप समझ के देखिए कि दार्शनिक युग से लेकर अब तक, कब तक अभी बताता हूं, यहां तक मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अब समझिएगा मेरी बात को।
एक प्रश्न आप घोट के पी जाना, और वह प्रश्न ये है, यदि प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान का इतिहास कब से प्रारंभ होता है, तो आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान की हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, इतिहास जो प्रारंभ होता है, कहां से? 16वीं सदी से। कब से प्रारंभ होता है? 16वीं सदी से। तो याद रखना ये पिन पॉइंटेड प्रश्न कि 16वीं सदी से मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है। तभी तो देखो हरमन एबिंगहॉस ने कहा था अतीत तो 2500 साल पुराना है, लेकिन इतिहास अभी 400 450 साल पुराना है। इसका मतलब इतिहास बहुत छोटा है, अतीत के सामने इतिहास बहुत छोटा है, हरमन एबिंगहॉस का मानना था। क्या कहते हैं कि इतिहास प्रारंभ कब से हो रहा है? 16वीं सदी से। तो अब देखना, समझना प्रश्नों को। यदि आ जाए कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी, तो आप कहेंगे आत्मा का अध्ययन। जवाब मिल गया। 16वीं सदी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी? आत्मा का अध्ययन। यदि प्रश्न आ जाए 17वीं सदी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी, तो हम कहेंगे कि 17वीं सदी में आई मन मस्तिष्क। तो मन मस्तिष्क वालों ने किसको हटा दिया? त्याग आत्मा का करवा दिया। इसका मतलब क्या होगा कि आत्मा का त्याग कर दिया। कब? जब मन मस्तिष्क की विचारधारा आई। पर यह भी ज्यादा नहीं चली, फिर विचारधारा कौन सी आ गई? चेतना। तो यदि प्रश्न आ जाए कि 19वीं सदी, यहां 18वीं सदी मत करना, क्योंकि 17वीं और 18वीं सदी जो है वह किसकी सदी मानी जाती थी? मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मानी जाती थी। 19वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? चेतना का विज्ञान माना गया। क्या माना गया प्यारे साथियों? चेतना का। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि 20वीं सदी जो है, 20वीं सदी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या रही थी, तो हम कहेंगे व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। तो प्यारे साथियों, ये इतिहास है। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी में कब कब मनोविज्ञान को किस रूप में जाना गया, याद रखना है। अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति क्रिएट करता है एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान है। ऑप्शन आएगा व्यवहार का विज्ञान, दूसरा आएगा अनुभूति का विज्ञान, तीसरा आएगा व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। मान लो ये तीन ऑप्शन आपके सामने आते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो बहुत से विद्यार्थी इस बात को गलत करके आ जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि वर्तमान यानी जो है व्यवहार वाली बात कर रहा है, और बच्चे नीचे उतर के देखते नहीं है, वो केवल किसको सही करके आ जाता है? व्यवहार को सही करके। लेकिन ये गलत बात है प्यारे साथियों। याद रखना, सही आंसर आपका क्या होगा? व्यवहार व अनुभूति का होगा। क्यों? यदि पूछा जाए कि 20वीं सदी में मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या थी, तो आप ये कह सकते हैं कि व्यवहार का विज्ञान था। परंतु यदि ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, वर्तमान यानी मैं आज 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। अगर इस तरीके का प्रश्न आता है, तो प्यारे साथियों, यदि आपको ऑप्शन में व्यवहार व अनुभूति दिख रहा है, तो आपका सही आंसर व्यवहार व अनुभूति होगा। अब समझिएगा, कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन देख के सही होते हैं, विकल्प देख के सही होते हैं, तो आपको समझना है अगर ऑप्शन में व्यवहार व अनुभूति नहीं है, व्यवहार व अनुभूति नहीं है, तो आपकी बात व्यवहार वाली भी सही मानी जाएगी। लेकिन यदि ऑप्शन में व्यवहार व अनुभूति दोनों है, तो प्यारे साथियों, आपको व्यवहार व अनुभूति दोनों करके आने हैं। क्लियर होगी बात यहां तक सभी को? ओके है ना? तो याद रखना, ये इतिहास प्रारंभ हो जाता है 16वीं सदी से। वुडवर्थ ने 1945 में अर्थ यात्रा की परिभाषा देते हुए कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में स्थापित हो चुका है। अब प्रत्येक शब्द अपने आप में एक इतिहास की सदी को साथ में लेकर चलता है। आत्मा का अध्ययन 16वीं सदी में माना गया। 17वीं वाले आए तो आत्मा को हटा दिया, तो 17वीं मन मस्तिष्क बन गया। 19वीं में चेतना वाले आए, मन मस्तिष्क को हटा दिया, तो विषय वस्तु चेतना हो गई। और 20वीं वाले आए, 20वीं वाले तो और ही खतरनाक थे। आज वाले जो खतरनाक है, तो 20वीं वाले भी खतरनाक थे, तो 20वीं वालों ने 19वीं की चेतना को हटा दिया। यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको? अब अपन प्रारंभ करते हैं एक एक इतिहास की बात को। देखिए, इतिहास अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ कौन सी सदी रहे हैं? 16वीं सदी। कौन सी सदी पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों? 16वीं सदी। याद रखना, आप यहां पर एक बढ़िया प्रश्न बना सकते हैं कि सर आप किस वजह से कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं सदी से प्रारंभ होता है? कहां सबूत है सर इस बात के? तो प्यारे साथियों, आइए सबूतों की बात करते हैं। एक विद्वान का नाम याद रखना है, जिनका नाम है रुडोल्फ गोएक्ले। क्या नाम है? रुडोल्फ गोएक्ले। मैं कहता हूं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यदि आप नोट्स बनाओगे, तो निश्चित तौर पर जो है ना, वो एक भी प्रश्न आपके इस 4x6 की स्क्रीन से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये वादा है। बढ़िया तरीके से मनोविज्ञान को पढ़ना है। अगर आज कैसे चल रहा है, किस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न बना रहे हैं, उन चीजों को अगर समझना है, तो आपको निश्चित तौर पर ये कक्षाएं बहुत लाभप्रद साबित होने वाली है। क्योंकि अब एग्जामिनर जो है वो पुराने ढर्रे पे नहीं चल रहा। तो वो जो परंपरागत तरीके से पढ़ना और पढ़ाना, जो परंपरा चल रही थी, उसको अब आपको बदलना होगा।
अब आधुनिकता का समाविष्ट होना जरूरी है, एग्जामिनर की मानसिक स्थिति को समझना जरूरी है, विगत एग्जाम्स के ट्रेंड्स को समझना जरूरी है कि जो है एग्जामिनर प्रश्न कहां से बना रहा है। इन चीजों को यदि समझना है तो मान के चलिएगा प्यारे साथियों, जो मैं बोर्ड पे चीजें लिखता हूं ना, ये आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाती। समझिएगा, मैंने कहा कि एक विद्वान है जिनका नाम है रुडोल्फ गोयकले। रुडोल्फ गोयकले ने 1590 में, कब प्यारे साथियों, 1590 में, 1590 में रुडोल्फ गोयकले जो है एक बुक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम बेहद जरूरी है, पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। क्या नाम है? साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम क्या हो गया? साइकोलॉजिया। ये जो पुस्तक है ये कब लिखी गई? 1590 में। तो याद रखना, ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग अगर होता है तो वह कब होता है प्यारे साथियों? 1590 में, 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है। ओके, बात यहां तक सभी को? अब देखिएगा, अब यहां से अच्छा प्रश्न यह बनता है कि आज तक मनोविज्ञान, यानी 1590 तक मनोविज्ञान केवल क्या जाना जाता था? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, या मना दर्शन बोल दो। क्या माना जाता था? मना दर्शन। 1590 में पहली बार उसको क्या बोला गया? साइकोलॉजी शब्द जोड़ा गया। नाम के उसके लिए क्या शब्द बोला गया? साइकोलॉजी। तो याद रखना, अब जो साइकोलॉजी है इसमें से प्रश्न बनता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। तो इससे पहले एक प्रश्न को और समझना, यदि पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान शब्द जो है वह रूपांतरण है अंग्रेजी भाषा का, हिंदी भाषा का, लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा, यूनानी भाषा, या ग्रीक भाषा, या लैटिन भाषा, या कोई और, फ्रेंच, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मनोविज्ञान शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मैं फिर कह रहा हूं, मनोविज्ञान जो हिंदी का शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, लेकिन जो अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो प्यारे साथियों याद रखना, ग्रीक या यूनानी एक ही बात है। यानी यूनान के लोग जो भाषा बोलते थे उसे क्या कहा जाता था? ग्रीक भाषा कहा जाता था। तो अगर ऑप्शन आ जाए कि उत्पत्ति ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा से हुई है या लैटिन भाषा से हुई है, तो प्यारे साथियों फिर कह रहा हूं, यहां पर भी आपको विकल्प देखना होगा। यदि विकल्प में केवल ग्रीक और यूनानी भी दे रखा है और लैटिन भी दे रखा है और कोई तीसरा विकल्प भी है, तो आपको प्रथम प्राथमिकता देनी है ग्रीक और यूनानी को। आपके लिए ग्रीक और यूनानी सही हो जाएगा। लेकिन यदि विकल्प में ग्रीक यूनानी नहीं है, लैटिन है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, तो प्यारे साथियों आपको सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? लैटिन भाषा को। लेकिन यदि लैटिन भाषा और ग्रीक यूनानी में से एक को चुनने की बात आएगी तो आपका निश्चित तौर पर आपको चयन किसका करना है? ग्रीक और यूनानी भाषा का, क्योंकि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक और यूनानी भाषा से हुई है। अब ग्रीक और यूनानी भाषा है ना, इसके दो शब्दों से हुई है। इसके कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक शब्द तो है प्यारे साथियों साइकी। क्या शब्द है? साइकी। और एक शब्द है आपका लोगोस। साइकी का मतलब होता है प्यारे साथियों आत्मा का। साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा का। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या मतलब होता है? अध्ययन करना, विवेचन करना, वर्णन करना, व्याख्या करना। प्यारे साथियों फिर कह रहा हूं, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब क्या है? आत्मा का। लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, वर्णन करना, विवेचन करना, व्याख्या करना। अर्थात यदि प्रश्न आ जाए कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे प्यारे साथियों? आप कहेंगे कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यहां तक की बात को समझ लो पहले। ये कहानी समझ में आ गई ना? यहां तक की कहानी समझ में आ गई ना? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, 16वीं सदी का इतिहास प्रारंभ कर दिया हमने। ये देखो, वुडवर्थ की परिभाषा को आधार माना और हमने इतिहास प्रारंभ कर दिया। हमने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास कि 16वीं सदी से मनोविज्ञान का इतिहास प्रारंभ होता है? तो सबूत है कि 1590 में रुडोल्फ गोयकले एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया जो पुस्तक है, इसमें पहली बार साइकोलॉजी शब्द नाम का जो प्रयोग होता है। और ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक या यूनानी भाषा का
जो है उससे निर्मित है। और यदि प्रश्न आ जाए ये ऑप्शन में नहीं है तो हमारा आंसर लेटिन भी सही माना जाएगा। अब ग्रीक और यूनानी भाषा के दो शब्द हैं, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा का, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात आत्मा का अध्ययन करना ही क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। ऐसा माना गया कब, 16वीं सदी में। अब समझना एक बेहद रोचक चीज बताता हूं। अब यदि पूछ लिया जाए ऐसा मानने वाले कौन लोग थे, समर्थक कौन कौन से थे, अगर मैं प्राचीन लोगों में जाऊं तो प्लेटो भी ऐसा ही कहते थे, अरस्तु भी ऐसा ही कहते थे, और एक व्यक्ति और है जिनका नाम है देकार्ते। क्या नाम है, देकार्ते। अब प्यारे साथियों यहां पर एक बहुत अच्छे से समझना है इस बात, और बहुत गहराई से प्रश्न बता रहा हूं आपको मैं, बहुत गहराई से। मैं किसका नाम लिख रहा हूं, देकार्ते का। किसका नाम, देकार्ते। देकार्ते कौन है, ये भौतिक विज्ञानी भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे, यानी फिजिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे। प्यारे साथियों 16वीं सदी चल रही है, 17वीं सदी में कुछ विद्वान आएंगे, कांट आएंगे, हॉब्स आएंगे, लोक आएंगे, लिबनीज आएंगे, है ना, थॉमस रीड आएंगे। ऐसे मनोवैज्ञानिक आएंगे और पूछेंगे 16वीं सदी वालों से कि बताओ तुमने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कैसा क्यों कह दिया, बताओ आत्मा कहां है, कैसी है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। अब आलोचक तो प्रश्न तो पूछेंगे ना कि तुमने आत्मा कहा है तो कहा कैसे। तो साहब न तो रुडोल्फ गोएकले उस चैलेंज को स्वीकार कर पाए और न उस समय का कोई और विद्वान उसको स्वीकार कर पाया। लेकिन यदि कांट और लोग की चुनौती को किसी ने स्वीकार किया तो वह व्यक्ति कौन था, देकार्ते था। तो यहां से क्या प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न बनता है कि देकार्ते ने कहा कि मैं साबित करके दिखाता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि आत्मा का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, क्योंकि भौतिक विज्ञानी थे। तो प्यारे साथियों यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि वह कौन विद्वान थे जिन्होंने मनोविज्ञान को भौतिकी से जोड़ना चाहा, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। अब असफल रहेंगे तभी तो समाप्त होगी ना। अगर सफल रह जाते तो आज भी 21वीं सदी में भी मनोविज्ञान क्या होता, आत्मा का अध्ययन होता। लेकिन वो आत्मा का भौतिक स्वरूप बताने में असफल रहे, इसलिए 16वीं सदी वाली विचारधारा धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती। वह देकार्ते ही थे जिन्होंने कहा कि यार मैं मनोविज्ञान को या मैं आत्मा को भौतिकी से जोड़ना चाहता हूं, और क्या पता ऐसा करने से आत्मा का कुछ इज्जत बढ़ जाए, इसका मान सम्मान बढ़ जाए। तो प्रश्न याद रखना प्यारे साथियों, इन्होंने भौतिकी को, सॉरी, इन्होंने आत्मा को भौतिकी से जोड़ना चाहा, परंतु ऐसा करने में असफल रहे। हमने क्या कहा, इन्होंने आत्मा को भौतिकी से जोड़ना चाहा परंतु ऐसा करने में असफल रहे। तो प्यारे साथियों ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पर एक चैलेंज हमारे लिए क्या आ जाता है कि सर वो कौन लोग थे जिन्होंने भर भर के इस आत्मा जैसी बात की क्या करी, बुलाई करी, यानी आलोचक कौन कौन से थे। तो 2-3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। एक नाम आपको होब्स का याद रखना है, होब्स का नाम, एक आपको लोक का नाम याद रखना है, और एक आपको कांट का नाम याद रखना है। और भी हैं लेकिन ये 3 नाम मुख्यतः एग्जाम में पूछे गए हैं। यही आगे चलकर जो है वह मन मस्तिष्क की विचारधारा के समर्थक हो जाएंगे, जो इसके क्या है, आलोचक हैं। तो 16वीं सदी में इतनी बातें आपको याद रह जाएगी क्या कि 1590 में रुडोल्फ गोएकले ने पुस्तक लिख दी, पुस्तक में ये सब कुछ हो गया। फिर हमने कहा कि जब ये आत्मा का अध्ययन बता रहे थे तो लोगों ने चैलेंज किया, इन्होंने चैलेंज किया कि क्या होती है आत्मा। इन्होंने क्या कहा था वो सुनना, इन्होंने कहा कि आत्मा तो आध्यात्मिक और काल्पनिक विषय है। इन लोगों ने क्या कहा, इन सभी ने, इन्होंने कहा कि आत्मा तो आध्यात्मिक वह काल्पनिक विषय है, आत्मा तो आध्यात्मिक और काल्पनिक विषय है, आत्मा का कोई निश्चित आकार प्रकार स्वरूप नहीं होता। जब ऐसी बात कर रहे थे तो देकार्ते ने चैलेंज को स्वीकार किया, लेकिन वो उस चैलेंज को सिरे नहीं चढ़ा पाए, और जब सिरे नहीं चढ़ा पाए तो यह वर्णन या यह विचारधारा भी धीरे धीरे प्यारे साथियों क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अतीत और इतिहास को जब हमने प्रारंभ किया तो 16वीं सदी की बातें आपको पूरी व्यवस्थित तरीके से कहानी के तौर पे आपको याद हो जानी चाहिए।
कोई भी प्रश्न अगर यहाँ तक है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, निश्चित तौर पर उनका जो है आपको यथासंभव उत्तर दिया जाए, किसी भी प्रकार का डाउट है तो। प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ना है। पढ़ने का भी एक तरीका होता है, पढ़ाने का भी एक तरीका। कहानी के रूप में पढ़ोगे, समझ समझ के पढ़ोगे, तो मनोविज्ञान में जो ये विचारधारा है ना, तुम लोगों में, मेरे को पता है बहुत से विद्यार्थियों की ऐसी विचारधारा होती है कि यार मनोविज्ञान तो है ना, ऐसा है कि कितना भी पढ़ लो, 4-5 प्रश्न तो गलत हो ही जाते हैं। मेरे साथियों याद रखना, ये कक्षाएं उन्हीं 4-5 प्रश्नों के लिए जो आपके गलत हो रहे हैं। वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही प्रश्न आपके सिलेक्शन का आधार बनेंगे। जो तुम्हारे सही आ रहे हैं ना, जो तुम्हें आ रहे हैं, तुम्हारे लिए आसान है, उस सबके लिए आसान है। चयन में वो बाधा नहीं बनेंगे, चयन में बाधा ऊपर वाले 4-5 प्रश्न बनेंगे। तो उन्हीं 4-5 प्रश्नों की तैयारी के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले बिंदु में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।